हाँ तो बच्चों, आज एक और क्लास पढ़ रहे हैं अपन। आज का टॉपिक रहेगा अपना मलेरिया रोग। ये रीट का भी टॉपिक है, रीट लेवल फर्स्ट का भी है, रीट लेवल सेकंड का भी है, 12th में तो है ही है ये टॉपिक। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि मलेरिया रोग है वो एक परजीवी जनित रोग है। परजीवी जनित रोग है मतलब ये किसी परजीवी के कारण होता है, ठीक है। और परजीवी भी कौन सा है? प्लाज्मोडियम है। कौन सा है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के कारण होने वाला रोग है। अपन लिखें तो लिख सकते हैं कि इसका रोग कारक है वो क्या है? प्लाज्मोडियम है, ठीक है। इसको फैलाने का कार्य कौन करता है? उसको अपन कहेंगे रोगवाहक। और रोगवाहक का कार्य इसमें करता है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर ये इसमें रोगवाहक का कार्य करता है। और होता क्या है कि इस मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में और ये प्लाज्मोडियम पाया जाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में क्या पाया जाता है? प्लाज्मोडियम परजीवी पाया जाता है, ठीक है। याद रखना कि मलेरिया रोग के अंदर जो प्लाज्मोडियम है ना, ये अपना लैंगिक चक्कर लैंगिक चक्कर जो है, लैंगिक जनन का चक्कर जो है वो तो करता है मच्छर की लार में, मच्छर के मुंह में मान ले अपन, मतलब मच्छर में मान ले। और अलैंगिक चक्कर करता है ये इसमें, अलैंगिक चक्कर जो है वो अपना पूरा करता है ये मानव में, ठीक है। ये बात याद रखना। नॉर्मली क्या होता है कि जिसमें लैंगिक चक्कर पूरा होता है उसको कहते हैं प्राथमिक परजीवी। प्राथमिक परजीवी, ठीक है। लेकिन यहां लैंगिक चक्र मच्छर में हो रहा है लेकिन फिर भी है ना, मानव इसका प्राथमिक परजीवी माना गया है। प्राथमिक परजीवी माना गया है, याद रखना। मतलब इसका जो प्राथमिक चक्र है वो मानव में माना गया। अपवाद है, क्यों माना गया है? क्योंकि मानव में सीधा सीधा रोग फैलाता है। अन्य रोगों में तो क्या होता है कि जिसमें लैंगिक चक्र होता है उसी को प्राथमिक परपोषी माना जाता है, लेकिन यहां मानव में हो रहा है, लैंगिक चक्र हो रहा है, फिर भी इसको प्राथमिक परपोषी माना जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम है उसका प्राथमिक प्रपोषी किसे माना गया है? मानव को माना गया है। इतनी बात याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि याद रखना इन बातों को। प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां? 4 प्रजातियां हैं जो मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करती हैं। प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करती हैं। कौन कौन सी प्रजाति है? देखो, एक है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वाइवेक्स। एक है प्लाज्मोडियम मलेरी। एक है प्लाज्मोडियम ओवेल। और एक है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। फेल्सीपेरम ये प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां हैं जो मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करती हैं। इसमें से प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक परजीवी है। इसकी ये जो जाति है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसके द्वारा जो मलेरिया होती है उसमें व्यक्ति की जान जाने तक की संभावना भी रहती है। तो प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करती हैं। कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले प्लाज्मोडियम की एक संक्रमणकारी प्रावस्था है। संक्रमणकारी प्रावस्था। प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी प्रावस्था को कहते हैं बेटा जी स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट, ये स्पोरोजोइट है, ये मनुष्य में संक्रमण करता, मच्छर की लार में पाया जाता है और ये सबसे पहले मनुष्य के रक्त में प्रवेश करता है मच्छर से। मच्छर जब भी मादा एनाफिलीज मच्छर मनुष्य को काटता है तो हमारे रक्त में
स्पोरोजोइट प्रवेश कर जाता है, ये प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी प्रावस्था है। बहुत सी बार परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी प्रावस्था कौन सी है? स्पोरोजोइट। ठीक है, जैसे ही स्पोरोजोइट ने हमारे रक्त में प्रवेश किया तो ये रक्त में प्रवेश करते ही और ये हमारे आरबीसी का पाचन करना चालू कर देता है, आरबीसी का पाचन करना चालू कर देता है और वैसा भी मोटा हो जाता है, मोटा ताजा हो जाता है खा पी के, ठीक है ना। और इसकी जो मोटे हुए की जो अवस्था है ना स्पोरोजोइट की, उसको कहा जाता है साइजोन्ट। क्या कहा जाता है? साइजोन्ट। याद रखना, साइजोन्ट कहा जाता है। ठीक है, क्या है? स्पोरोजोइट था, उसने आरबीसी का पाचन किया और मोटा हो गया, उस अवस्था को कहते हैं क्या? साइजोन्ट। समझ गए? चलो, अब इस साइजोन्ट में ये इतना मोटा हो जाता है कि ये फटने लगता है। इसके शरीर में क्या होता है? बहुविखंडन होता है। क्या होता है? बहुविखंडन होता है। और बहुविखंडन होकर छोटे छोटे अनेक सारे प्लाज्मोडियम बनते हैं, उनको कहा जाता है बेटा जी क्रिप्टोमीरोजोइट। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोमीरोजोइट कहा जाता है। ठीक है, साइजोन्ट में बहुविखंडन होकर अनेक क्रिप्टोमीरोजोइट का, ये बहुत सारे बन जाएंगे, अनेक क्रिप्टोमीरोजोइट का निर्माण होता है। अच्छा, साइजोन्ट में बहुविखंडन होकर क्रिप्टोमीरोजोइट का निर्माण होना साइजोगोनी कहलाता है। याद रखना कि साइजोगोनी किसे कहते हैं? तो साइजोन्ट में बहुविखंडन होकर क्रिप्टोमीरोजोइट का निर्माण होना साइजोगोनी कहलाता है। ठीक है, अब क्रिप्टोमीरोजोइट है, ये फिर से अपने यकृत कोशिकाओं का, आरबीसी का, इनका पाचन चालू करता है और मोटा होता जाता है। सबसे पहले क्या बना अपना? स्पोरोजोइट, फिर क्या बना? साइजोन्ट, फिर क्या बना? क्रिप्टोमीरोजोइट। और अब की बार क्रिप्टोमीरोजोइट और रक्त में यकृत कोशिकाओं का, आरबीसी का पाचन करके मोटा हो जाता है और उस अवस्था को कहते हैं ट्रोफोजोइट। क्या कहते हैं? ट्रोफोजोइट। ठीक है, साइजोन्ट में बहुविखंडन होकर क्रिप्टोमीरोजोइट बने, क्रिप्टोमीरोजोइट ने और पाचन किया आरबीसी और यकृत कोशिकाओं का, ट्रोफोजोइट बना। ट्रोफोजोइट अब मोटे हो गए हैं। ठीक है, और ये ट्रोफोजोइट रक्त के अंदर और आरबीसी का, यकृत कोशिकाओं का और पाचन करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते, बहुत सारे, देखो यहाँ बहुविखंडन हुआ तो बहुत सारे ट्रोफोजोइट है, वो रक्त कोशिकाओं में इनका पाचन करते जाते हैं, करते जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और फट जाते हैं। ट्रोफोजोइट जब फटता है तो हमारे तेज कपकपी के साथ बुखार आता है, बुखार आता है। अब ये बुखार क्यों आता है? क्योंकि हमारे रक्त के अंदर एक तो पाया जाता है हीमेटीन रंगाकण, एक तो पाया जाता है हीमेटीन रंगाकण और एक पाए जाते हैं Fe++ के आयन। अब ये ट्रोफोजोइट क्यों फटता है? क्योंकि अन्य चीजों का पाचन तो आसानी से कर लेता है, लेकिन इन Fe++ के आयनों का पाचन नहीं कर पाता है, ये इनके शरीर में नहीं पचते, ये नहीं पचते हैं तो ट्रोफोजोइट फट जाता है। और जब फटता है तो ये हीमेटीन रंगाकण है, ये ठंड देते हैं, ठंड प्रदान करने वाले रहते हैं, तो हीमेटीन रंगाकणों के कारण हमें अत्यंत ठंड लगती है और हमारे शरीर में बुखार आ जाता है। ठीक है, अब बुखार आई, अपने दवा ले ली, इलाज ले लिया, जांच करवा ली कि मलेरिया है, इलाज करवा लिया तो ठीक है। लेकिन यदि अपने मलेरिया रोग आई, अपनी बुखार हुई और अपने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद सारे के सारे जो ट्रोफोजोइट फटे थे वो दोबारा से स्पोरोजोइट बनेंगे और ये दोबारा बनेंगे तो दोबारा ये चक्कर चालू होगा। पिछली बार तो एक ही था, अब की बार तो बहुत सारे बन गए हैं। फिर ये 3 दिन का चक्कर रहता है इसका, ये 3 दिन के बाद अपने दवा नहीं दी, फिर ये दोबारा चक्कर चलेगा और फिर तो बहुत सारे अनेक ट्रोफोजोइट फटेंगे, उस स्थिति में अपनी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए मलेरिया जब भी होती है, अपने ठंड लग के, भयंकर ठंड लग के यदि बुखार आती है तो अपने को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और मलेरिया की दवा लेनी चाहिए। ये छोटा सा एक मलेरिया रोग का टॉपिक है, याद रखना। परजीवी जनित रोग है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स,
प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और ओवेल। ये 4 जातियां हैं प्लाज्मोडियम की जो मनुष्य के अंदर मलेरिया रोग उत्पन्न करती है। इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी प्रावस्था कौन सी है? स्पोरोजोइट है। स्पोरोजोइट प्रवेश करता है, मोटा हो जाता है, क्या बनता है? साइजोल्ट। साइजोल्ट में बहुविखंडन होकर क्रिप्टोमीरोजोइट का निर्माण होता है और यह बहुविखंडन होना क्या कहलाता है? साइजोगोनी कहलाता है। क्रिप्टोमीरोजोइट से किसका निर्माण होता है? ट्रोफोजोइट का निर्माण होता है। और ट्रोफोजोइट जब फटते हैं तो तेज कंपकपी के साथ बुखार आती है। कई बार परीक्षा में प्रश्न ये भी आता है कि तेज कंपकपी के साथ ठंड लगती है, वो क्यों लगती है? तो हीमेटिन रंगाकणों के कारण लगती है। ट्रोफोजोइट किसका पाचन नहीं कर पाता है? तो Fe++ के आयनों का पाचन नहीं कर पाता है, इस कारण से फट जाता है। ठीक है। और एक वो पहले वाली बात पक्की याद रखनी है अपने को, क्या है कि प्राथमिक प्रपोषी का कार्य तो कौन करता है? मच्छर करता है ना? मच्छर नहीं, मानव करता है। प्राथमिक प्रपोषी कौन माना गया इसमें? मानव माना गया। क्यों माना गया है? क्योंकि मानव में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। अन्य रोगों में तो क्या होता है कि जिसमें लैंगिक चक्र पूरा होता है उसको प्राथमिक प्रपोषी माना गया है, लेकिन मलेरिया के अंदर प्लाज्मोडियम का अलैंगिक चक्र पूरा होता है मानव में, फिर भी इसको प्राथमिक प्रपोषी माना गया है। ओके बेटा जी, ध्यान रखना, बढ़िया टॉपिक है। 12वीं क्लास में आने की संभावना है। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों का टॉपिक है। और भाई साहब सब कुछ बता दिया मैंने तो इसमें। वीडियो देखो, लाइक करा करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और शेयर करो ताकि अपने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज हो सके, जल्दी से जल्दी अपनी क्लास अपन लाइव की ओर ले चले। धन्यवाद बेटा जी।